हमने अपनी कल की क्लास में सेक्शन 375 तक पढ़ा था और सेक्शन 375 में मेनली हमने ये पढ़ा था कि कौन से ऐसे एक्ट्स होंगे जिन्हें हम रेप की डेफिनेशन में कवर करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें किसी ने जो थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है पहले का तो आपको ध्यान होगा। देखिए, अगर एक मेल ने फीमेल के ऊपर कोई सेक्सुअल एक्ट किया तो वो सेक्शन 375 में रेप की डेफिनेशन में आ रहा है। ये हमने कल पढ़ा था, क्योंकि उसमें वर्ड मैन एंड वुमन दोनों वर्ड लिखे हुए थे, तो इसलिए हम जानते हैं अगर मैन ने वुमन के साथ में सेक्सुअल एक्ट किया तो वो रेप की डेफिनेशन में आ रहा था सेक्शन 375 में। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी मेल ने मेल के साथ या मैन ने मैन के साथ में कोई सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म किया है तो वो कौन से क्या वो रेप की डेफिनेशन में आएगा, और अगर रेप की डेफिनेशन में आ रहा है तो वो कौन से सेक्शन में गवर्न होगा। जल्दी से आंसर चलिए। प्रियंका का तो आंसर भी आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे उनको क्वेश्चन अंदाजा था कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। जी, बाकी लोग भी रिकॉल कर सकते हैं। सेक्शन 377, that is any sexual act that have been performed in the either maybe in the same gender or maybe of some any of the act which is unnatural offenses obviously, right? अब उस unnatural offenses के लिए क्या है कि लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि सर वो तो डीक्रिमिनलाइज हो गया। आप देखिए, अभिषेक ने लिख भी दिया इतनी देर में कि वो तो डीक्रिमिनलाइज हो गया। सेक्शन 377 पूरा डीक्रिमिनलाइज नहीं हुआ है। सेक्शन 377 का सिर्फ एक पार्ट डीक्रिमिनलाइज हुआ है कि अगर कंसेंट के साथ में होता है और जो 18 ईयर से अबोव वाले हैं उनमें होता है तो वो डीक्रिमिनलाइज रहेगा। लेकिन अगर 18 ईयर से बिलो एज के किसी पर्सन के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या फिर अबोव एज वाला है लेकिन विदाउट कंसेंट हुआ है तो फिर वो डीक्रिमिनलाइज नहीं रहेगा, फिर उसमें प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। विदाउट कंसेंट एंड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इसमें पनिशमेंट डेफिनेटली मिलेगा 377 का, राइट। चलिए, हमने जो कल सेक्शन 375 पढ़ा था, 375 में रेप की डेफिनेशन हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि रेप कौन कौन से एक्ट्स को रेप में कवर किया जाएगा, और एक उसमें बहुत ही यू कैन से कि गलत जो जिसमें गलत बदलाव आना चाहिए वो भी एक हमने सेंटेंस पढ़ा था, दैट इज मैरिटल रेप्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पनिशेबल, आर नॉट टेकन टू बी पनिशेबल। तो मेरा पर्सनल व्यू यह है कि उसमें एक बदलाव आने की जरूरत है। नाउ कमिंग टू कि अगर कोई भी पर्सन जिसने ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म किया है जो सेक्शन 375 में एज अ ऑफेंस कहलाता है तो उसमें पनिशमेंट कितना मिलेगा, उसके लिए हम देखेंगे आज सेक्शन 376 और उसके फर्दर एग्रेवेटेड फॉर्म्स। सबसे पहला आता है सेक्शन 376 जो बताता है पनिशमेंट फॉर रेप। कोई भी पर्सन जिसने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है जो सेक्शन 375 में मेंशन था, स्पेसिफाइड था, उसे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। whoever except in the cases provided for in subsection 2 commits rape। तो पहले एक बार देख लें कि ये सबसेक्शन 2 में क्या दे रखा है, बिकॉज इन्होंने कहा है कि जो पर्सन सबसेक्शन 2 में कवर हो रहा है उसके अलावा जो पर्सन अगर रेप करता है तो उसके लिए पनिशमेंट सबसेक्शन 1 में आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं जरा सबसेक्शन 2 क्या कहता है। देखिए, सबसेक्शन 2 कहता है whoever being a police officer commits the rape, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर क्लॉज बी उसका क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स द रेप। सबसेक्शन 2 क्लॉज सी क्या कह रहा है, बीइंग अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड इन एरिया बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कमिट्स द रेप। यानी आप इनको देख रहे हैं, ये क्लॉजेस ए बी सी डी करके क्या बता रहे हैं, ये कुछ एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रेप बता रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर अगर रेप कमिट कर रहा है, एक पब्लिक सर्वेंट, ऑब्वियसली पब्लिक सर्वेंट की हम एक अथॉरिटी मान के चलते हैं, पब्लिक सर्वेंट अगर रेप का कमिट कर रहा है, चलिए जल्दी से मुझे लिखेंगे पब्लिक सर्वेंट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन मेंशन कीजिए। आईपीसी का कौन सा सेक्शन है जो पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है, जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। जी, नेहा ने लिखा है 21, अभिषेक ने लिखा है 21, प्रियंका ने लिखा है 21 और पाखी भी जल्दी से लिखेंगे 21। यही तरीका है याद करने का, जब हम एक बार बार अगर उसको पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, बैठ के रटना थोड़ी ना पड़ता है। सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट दे रखा है
और सेक्शन 14 में जैसे चले जाओगे तो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट दे रखा है, तो पब्लिक सर्वेंट अगर है तो वो 21 से याद रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। और या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेस का पर्सन था जो किसी एरिया में डिप्लॉय किया था और वहां पे अगर वो ऐसा रेप कमिट करता है। क्लॉज डी क्या कह रहा है, बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ जेल और रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी, वो अगर रेप ऑफ कमिट करता है। बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल कमिट्स रेप, कोई हॉस्पिटल स्टाफ का पर्सन है, कोई वार्ड बॉय है, डॉक्टर हिमसेल्फ है, या अदर किसी भी पोस्ट पे है, लेकिन अगर हॉस्पिटल के स्टाफ का मेंबर है, किसी भी पोस्ट पे है वो हॉस्पिटल में, तो आगे ये सारे क्या बता रहे हैं, सेक्शन सब सेक्शन 2 जो बता रहा है वो थोड़ा सा एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रेप्स बता रहा है, यानी कि ज्यादा जिनमें पनिशमेंट हम स्पेसिफाई कर पाएंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि वो अथॉरिटी वाले पर्सन बताए जा रहे हैं। अब कोई पर्सन है जो हॉस्पिटलाइज्ड है, वो हॉस्पिटल में कौन एडमिट होगा, हॉस्पिटल में तो ऑब्वियसली बीमार व्यक्ति एडमिट होगा जो इनफर्म कंडीशन में है। अब ऐसे पर्सन के साथ में वो हॉस्पिटल का जो कर्मचारी है वो अगर कोई रेप एक्टिविटी कमिट कर रहा है, वो भी किस कंडीशन में, पहली कंडीशन तो ये कि वो इनफर्म है जो पेशेंट है वो, और दूसरा ये कि जो वहाँ का स्टाफ मेंबर है उसके लिए तो वो पेशेंट क्या सोचेगा भी ये जो कर रहा है शायद मेरे ट्रीटमेंट के लिए जरूरत होगा, मे बी पॉसिबल ऐसा थॉट आ सकता है इन्फर्मिटी की कंडीशन में। तो ये चीज हो गया। पब्लिक सर्वेंट कर रहा है वो अथॉरिटी में होता है, आर्म्ड फोर्सेस का पर्सन कर रहा है वो अथॉरिटी में, कोई भी ऐसा पर्सन, पुलिस ऑफिसर कर रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन जब ऐसा एक्ट करता है, जो पर्सन किसी स्पेशल अथॉरिटी को ऑक्यूपाई करता है, स्पेशल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, वो सबसेक्शन 2 में कवर हो रहे हैं। तो इसलिए हमने सबसेक्शन 1 में सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि वहां पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा पनिशमेंट देंगे। ठीक है, तो अब सबसेक्शन 1 पे दोबारा से लौटते हैं हम। सबसेक्शन 1 कहता है whoever except in the cases provided for in subsection 2 commits rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than। अब आप समझ सकते हैं ये जहां पे वर्ड not be less than आने लगा है तो आपको ये स्पेसिफाई कर देता है क्या, मिनिमम पनिशमेंट। और मिनिमम पनिशमेंट वर्ड को हमने कहां पे पढ़ा था, जब हमने प्ली बार्गेन को पढ़ा था। और प्ली बार्गेन वाले में हमने देखा था कि कोई ऐसा ऑफेंस अगर कमिट होता है जिसके लिए मिनिमम पनिशमेंट स्पेसिफाइड है, तो वहां पे उसका हाफ पनिशमेंट जरूर होना चाहिए। हालांकि रेप के लिए प्ली बार्गेन अलाउ नहीं हो रहा था उसमें। एनीवेज, शैल नॉट बी लेस देन 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो बात ये आती है कि अगर कोई पर्सन जो सबसेक्शन 2 में नहीं आ रहा है, यानी कि अदर देन अथॉरिटीज वाला पर्सन है, वो रेप कमिट करता है, वो सेक्शन 375 का ऑफेंस कमिट करता है, तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा कम से कम 10 साल, और जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक भी एक्सटेंड हो सकता है, और साथ में फाइन तो लगाना ही है। एंड शैल, एंड भी है शैल भी है, यानी कि फाइन तो साथ में होना है पनिशमेंट के, और वो भी फाइन जरूर से लगाना है। ऐसा नहीं कि चलो सिर्फ पनिशमेंट देके छोड़ दो, नहीं, एंड शैल लाइबल टू फाइन लिखा गया है। राइट, तो ये सबसेक्शन 1 आपको क्लियर हुआ। अब सबसेक्शन 2 को हम दोबारा से देख लेते हैं। 5 कैटेगरीज तो हमने देख ली, कोई पुलिस ऑफिसर हो, कोई पब्लिक सर्वेंट हो, कोई आर्म्ड फोर्सेस का बंदा है, कोई जेल या फिर रिमांड होम का स्टाफ मेंबर है, या फिर कोई हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर है, ये सारे अथॉरिटीज वाले पर्सन है। जो सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए है उसमें कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको एक बार और देख लेते हैं। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट्स रेप विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन, या तो वो अपनी ही पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में ऐसा कर रहा है। इन द प्रेमिसेस ऑफ एनी पुलिस स्टेशन, स्टेशन हाउस, पुलिस स्टेशन बोलो स्टेशन हाउस, ऑन अ वुमेन इन विच पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी, कोई ऐसी वुमेन जो कि पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, तो वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। राइट, तो ये सबसेक्शन 2 में बता रहा है। आई होप जो भी पॉइंट्स मैं आपको स्ट्रेस देके, एफर्ट देके बोलता हूं, वो आपके माइंड में क्लियर होते जा रहे होंगे। तो 5 तो कैटेगरी हमने देखी। पहला क्या था, पुलिस ऑफिसर था। सबसेक्शन 2 के कैटेगरीज बता रहा हूँ। पहला था पुलिस ऑफिसर, दूसरा था पब्लिक सर्वेंट, तीसरा था आपका आर्म्ड फोर्सेस, चौथा आपका आ रहा था स्टाफ ऑफ द रिमांड होम एंड द जेल, देन पांचवा आपका आ रहा था द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। राइट, उसके बाद में देखिए यहाँ पे 6, 7, 8 और भी कुछ ऐसे कैटेगरीज दे रखी जो कि स्पेशल अथॉरिटी वाले। तो दिया है बीइंग अ रिलेटिव, गार्जियन और टीचर। अब देखिए जिस पे हमें उनसे
संरक्षण की, उनसे हमें किसी तरह की हेल्प की, या फिर कह सकते हैं शेल्टर की, उनसे हमें मदद की उम्मीद होती है, वही लोग अगर ऐसा ऑफेंस कमिट करे वो आ जाते हैं सिक्स। रिलेटिव हो, गार्डियन हो, या फिर कोई टीचर है। पॉइंट नंबर 7 क्या बताता है? कमिट्स रेप ड्यूरिंग द कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस। किसी तरह का कहीं कोई दंगा फसाद चल रहा है, जातीय सांप्रदायिक दंगा अगर कहीं पे कोई चल रहा है, कोई सांप्रदायिक बलवा कहीं पे हो रहा है, और ऐसे में कोई रेप कमिट किया जाता है। कमिट्स रेप ऑन अ वुमन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट। कोई ऐसी वुमन जो कि प्रेग्नेंट है, और वो जो पर्सन कर रहा है वो ये जानता है कि प्रेग्नेंट, और उसके साथ में अगर रेप कमिट किया जाता है। या फिर कमिट्स ऑन अ वुमन इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। कोई ऐसी वुमन जो कंसेंट देने के लिए केपेबल ही नहीं है। मे बी पॉसिबल कि वो इनसेन कंडीशन में हो सकती है, अनसाउंड माइंड की हो सकती है, मे बी पॉसिबल वो माइनर हो सकती है, मे बी और कोई कंडीशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे वो कंसेंट देने के लिए केपेबल नहीं है, या वो इंटॉक्सिकेशन में हो सकती है, या फिर वो यू कैन से सेडेशन की सिचुएशन में हो सकती है, दैट इज बेहोशी की हालत में हो सकती है, राइट, अनकॉन्शियसनेस में हो सकती है। फिर आता है क्या? बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस। अब ये एक पूरा ही ओवरऑल दे दी, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड लिख दिया। ऊपर जितने हमने पढ़े वो सारे भी वही थे कि जो कहीं ना कहीं कंट्रोल रखते हैं। पुलिस ऑफिसर हो गया, आर्म्ड फोर्सेस का पर्सन हो गया, पब्लिक सर्वेंट हो गया, स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल हो गया, स्टाफ ऑफ जेल एंड रिमांड होम हो गया, गार्डियन, टीचर एंड रिलेटिव हो गया, राइट। स्कूल में तो टीचर ही पूरी तरह से अथॉरिटी रखते हैं डोमिनेंस की, राइट। देन कोई कम्युनल हार्मनी कहीं पे हो रही है, वो चीज उसमें आ जाती है। कोई प्रेग्नेंट वुमेन के साथ में है, तो हालांकि कम्युनल हार्मनी वाला, प्रेग्नेंट वुमेन वाला और कंसेंट नहीं दे सकने वाला, ये जो है पॉइंट नंबर जी, एच एंड जे, इनको तो आप नहीं कह सकते हैं कि किसी तरह की डोमिनेंस वाले कंडीशन में। लेकिन बाकी ऊपर पॉइंट नंबर एफ तक हमने जो भी पढ़े वो सारे के सारे ऐसे थे, कुछ अथॉरिटी और डोमिनेंस की कंडीशन रखते हैं विक्टिम के ऊपर। और फिर पॉइंट नंबर के में फाइनली वो पूरा का पूरा एक उसको कॉम्प्रिहेंसिव बना देते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कंट्रोल या फिर डोमिनेंस की पोजीशन रखता है किसी वुमन पे, वो अगर ऐसा रेप कमिट करता है, वो सारे के सारे सेक्शन 2 में कवर हो रहे हैं। सेक्शन 1 में हमने कितना पनिशमेंट दिया? मिनिमम 10 years एंड मे एक्सटेंड अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सेक्शन सबसेक्शन 2 में जो आ रहा है उसे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? तो उसके लिए सबसेक्शन 2 में बताया जाता है पनिशमेंट शैल with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean the imprisonment for the remainder of the person's natural life and shall also be liable to fine. तो क्या अब आप डिफरेंस कर सकते हैं? सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में डिफरेंस किस वर्ड का आया? क्या आप डिफरेंस कर पा रहे हैं आप लोग? सबसेक्शन 1 में कहा था मिनिमम 10 years, यहाँ पे भी कहा मिनिमम 10 years। सबसेक्शन 1 में कहा मे एक्सटेंड टू 10 years, मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यहाँ पे भी कहा मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लेकिन साथ में और क्या जोड़ दिया? साथ में जोड़ दिया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मींस द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ। जितना दिन जिंदा रहेगा जेल में ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। जो सबसेक्शन 1 था उसमें तो यह है कि वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, फिर उसको कम्यूट करके 14 years में किया जा सकता है। लेकिन सबसेक्शन 2 वाली कैटेगरीज में अगर वो आ रहा है तो फिर तो ये समझ लीजिए कि जितने जिंदगी की और सांसें बची हैं वो कैद में ही गुजरेगी। कुछ पॉइंट्स और बचे हैं सबसेक्शन 2 के, उनको एक बार मैं और बता देता हूँ। कमिट्स रेप ऑन अ वुमन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। किसी तरह की शारीरिक या फिर मानसिक अक्षमता से अगर कोई गुजर रही है। while committing rape causes grievous bodily harm, किसी तरह का, और मेम्स और डिसफिगर्स और एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ द वुमन। रेप तो कमिट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी पे बहुत ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस इंजरीज कॉज कर रहे हैं किस तरह के। और कमिट्स द रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमेन, यानी एक ही वुमेन के साथ में रिपीटेड नेचर में कर, ये भी सारे सबसेक्शन 2 में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग सब बेरेक्ट लेके बैठे होंगे तो एक बार दोबारा से इनको देख लीजिए। पॉइंट नंबर ए, सबसेक्शन 2 के पॉइंट नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम एंड एन, इन सभी पॉइंट्स को एक बार आप थोड़ा सा दोबारा से देख लीजिए और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।
एक्सप्लेनेशन बताता है कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए। आर्म्ड फोर्सेस में हम किसे कवर करेंगे, हॉस्पिटल का क्या मीनिंग होगा, पुलिस ऑफिसर से हमारा क्या आशय है, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन को क्या रिमांड होम में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दे रखे हैं। तो देखते हैं एक बार। आर्म्ड फोर्सेस मींस द नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्सेस एंड इंक्लूड्स any member of the armed forces constituted under any law for the time being in force, including the parliamentary forces, including the paramilitary forces and any auxiliary forces that are under the control of the central government or the state government. तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में हो, आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स तो उसमें इंक्लूडेड है ही हैं, और उसी के साथ में पैरामिलिट्री एंड द अदर ऑक्सिलरीज फोर्सेस भी इंक्लूड हो जाती हैं। कोई भी ऐसे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन जो किसी एरिया में डिप्लॉयड हैं और उस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और वहां पे अगर कुछ ऐसा वो ऑफेंस कमिट कर। हॉस्पिटल में क्या इंक्लूड किया जा रहा है, हॉस्पिटल मींस द precincts of the hospital and includes the precincts of any institution for the reception and treatment of the persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation। तो जहां पे किसी तरह का ट्रीटमेंट, मेडिकल अटेंशन या फिर मेडिकल रिहेबिलिटेशन का वर्क किया जाता है, दैट विल बी कवर्ड अंडर हॉस्पिटल। पुलिस ऑफिसर, ये सिंपल सा दे रखा है, शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड इन द एक्सप्रेशन पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1861। वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन, इन्हें क्या समझा जाएगा, मीन्स एन इंस्टीट्यूशन वेदर कॉल्ड एन ऑर्फनेज, अनाथालय कोई अगर है तो, और अ होम फॉर नेग्लेक्टेड वुमेन, नारीशाला अगर आप लोगों ने शब्द सुना हो तो, यानी कि कोई ऐसी महिला है जिसका कोई परिवारजन नहीं है, कि जिसके पास में रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं है, तो नेग्लेक्टेड वुमेन फ्रॉम द सोसाइटीज जो होती है जिनको वहां रखा जा सके। और चिल्ड्रन और विडोज होम, कोई विधवा गृह है अगर कोई है, विधवा आश्रम या विधवा गृह, या फिर बच्चों के रहने के लिए कोई ऐसी जगह है। और इंस्टीट्यूशन कॉल्ड बाय any other name which is established and maintained for the reception and care of women and children, यानी किसी भी नाम से उसको जाना जाता हो, लेकिन अगर वो महिला एवं बच्चों के रहने और उनके संरक्षण के लिए मेंटेन की गई है, तो उसे कहा जाएगा किसमें, women's and children's institution में उसको कवर किया जाएगा। whoever commits, अब आता है सबसेक्शन नंबर 3, whoever commits rape on a woman under 16 years of age shall be punished with, एक मिनट होल्ड कीजिए आप लोग, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years। सबसेक्शन 1 में सिंपल रेप का जो मिनिमम पनिशमेंट था वो 10 years था, सबसेक्शन 2 में भी मिनिमम 10 years से ही था, लेकिन मे एक्सटेंड टू होल ऑफ द लाइफ कह रहा था। यहाँ पे अगर किसी 16 ईयर्स से के एज या उससे बिलो एज वाले किसी बच्चे के साथ में, ऐसा बच्चा ही कहा जाएगा ऑब्वियसली, ऑफेंस किया जाता है, रेप कमिट किया जाता है, तो मिनिमम पनिशमेंट कितना दिया है, शैल नॉट बी लेस देन 20 years बट विच मे एक्सटेंड टू imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life and shall also be liable to fine। ठीक है, अब यहाँ पे फाइन के बारे में एक और प्रोवाइजो आपको दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब किसी के साथ में रेप जैसा ऑफेंस होता है तो उसे रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है, और रिहेबिलिटेशन के, और इवन मेडिकल एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो रिहेबिलिटेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अगर किसी पर्सन के पास में पैसा नहीं है तो कहां से आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोविजन बनाया गया। सबसेक्शन 3 का जो प्रोवाइजो है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो फाइन लगाया गया है, पर्सन के ऊपर जो फाइन लगाया गया है, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल, वो कितना होगा, जो कि पर्याप्त हो टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन एक्सपेंसेस ऑफ द विक्टिम। पुनर्वास और जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी उसके खर्चे होंगे
उनके लिए जो पर्याप्त हो। अब जस्ट एंड रीजनेबल की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं होती, जैसी भी जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी उतना एक्सपेंसेस वो फाइन के रूप में उस पर्सन पे लगाया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, है ना, वो फाइन को क्या किया जाएगा, नॉर्मली तो जो फाइन लिया जाता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है, बट यहाँ इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए स्पेसिफाइड है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम, वो विक्टिम को दे दिया जाएगा सीधा सीधा, राइट। तो बहुत ही अच्छा प्रोविजन है ये। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे सेक्शन 376 ए बी बी इस तरह से करके कुछ एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट स्पेसिफाई कर रखे हैं कि किसी पर्सन ने जो रेप के साथ में बहुत ही ज्यादा हीनियस एक्ट्स अगर किए हैं, या कोई जैसे गैंग रेप हो गया या अंडर एज बच्चे के साथ में एज रेप हो गया, तो उसमें कितना कितना क्या क्या पनिशमेंट रहेगा उसके लिए। तो 2-3 सेक्शन हम देख लेते हैं जितना हम कवर कर पाए अभी, क्योंकि टाइम आउट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। सबसे पहला सेक्शन 376 ए, जिसमें बात होती है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, या तो रेप के साथ में जो विक्टिम था उसकी डेथ कॉज कर देना, कॉजिंग डेथ, या फिर कुछ ऐसा इंजरी कॉज करना जिसकी वजह से वो जो विक्टिम है वो कंप्लीटली परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाए। वेजिटेटिव स्टेट यानी कि कोमा में चला गया, या कोई भी ऐसी कंडीशन में हो गया जो कि कहने के लिए तो इंसान है लेकिन उसकी हालत एक बेजान वस्तु के जैसी हो जाए, वेजिटेबल जैसी हो जाए। लाइक वेजिटेबल के अंदर जान होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन क्या वेजिटेबल चल सकते हैं, घूम सकती हैं, हिल सकती हैं, डुल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह से ऐसा कंडीशन में वो इंसान हो जाए जिसके अंदर जान तो है, लिविंग तो है, वो सांस ले रहा है, उसका हार्ट बीट चल रही है, लेकिन पूरी तरह से वो एक बेड पे वेजिटेबल की तरह पड़ा हुआ है, यानी कि ना अपना हाथ हिला सकता है, ना पैर हिला सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ। तो वो वाली कंडीशन में अगर कोई हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 376 ए का पनिशमेंट मिलेगा। और पनिशमेंट कितना उसमें बता रखा है, whoever commits an offense punishable under subsection 1 of subsection or subsection 2 of section 376 and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of the woman, तो या तो उस इंजरी से डेथ ही हो जाए, or causes the woman to be in the persistent vegetative state shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death। तो हमने देखा कि यहाँ पे सेक्शन 376 सबसेक्शन 3, जहां पे 16 ईयर से बिलो किसी पर्सन का रेप हुआ था तो उसमें भी सेम पनिशमेंट दिया था, और सेक्शन 376 ए जहां पे रेप के साथ में डेथ या फिर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट विक्टिम की कर दी गई है, उसमें भी सेम पनिशमेंट स्पेसिफाई किया गया है। आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, रिमेनिंग सेक्शंस को हम अपनी कल की क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक और चीज मैं साथ में कहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जिसमें ए बी, यानी कि आपको देख के पता चल रहा है कि ये कुछ अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए हैं, इंसर्ट हुए हैं, सब्सटीट्यूट हुए हैं। तो पर्टिकुलरली इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस कौन से ईयर में सब्सटीट्यूट हुए या ऐड हुए, ये चीज आप जरूर से पढ़िएगा। जैसा कि मैं आपको इसमें बताता हूँ, जो सेक्शन 376 सबसेक्शन 3 है, जिसमें 16 ईयर से बिलो एज के अगर कोई है और उसका रेप किया जाता है, तो वो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, दैट इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट एंड इट वाज इंसर्टेड बाय एक्ट नंबर 22 ऑफ 2018। ठीक है, 2018 के अमेंडमेंट के थ्रू उसे ऐड किया गया था कि 16 ईयर्स से बिलो अगर कोई है और उसका रेप किया जाता है तो उसमें पनिशमेंट कितना दिया जाए, वो होल ऑफ द लाइफ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा किसी के माइंड में और कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।